गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार करम विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की ओर से ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 परागण, निषेचन तथा भ्रूणपोष व भ्रूण का परिवर्धन तथा उसके विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 दोनों को अच्छे से समझा और उसके अच्छे से नोट्स भी बनाए। तो चलो चलते हैं नए चैप्टर के नए टॉपिक परागण क्रिया पर। क्या होती है परागण क्रिया, चलो इसे हम समझते हैं। परागण क्रिया को समझने से पहले मैं परागकोश की संरचना बनाता हूँ। इस प्रकार से परागकोश की संरचना होती है, ठीक है। परागकोश के अंदर परागकण बंद होते हैं। ये हमारे परागकण इसमें परागकोश में बंद है। हम पढ़ रहे हैं परागण। परागण का मतलब होता है कि परागकणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना परागण कहलाता है। तो किस प्रकार से परागण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, चलो देखते हैं। परागकण परागकोश से बाहर आ गए विभिन्न विधियों के माध्यम से, जैसे जल के द्वारा, वायु के द्वारा, कीटों के द्वारा या पक्षियों के द्वारा। ये परागकोश को छोड़कर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या उसी जाति के अन्य पादप पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो यह क्रिया परागण क्रिया कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर विभिन्न विधियों के माध्यम से उसी पुष्प या उसी जाति के अन्य पादप पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण क्रिया कहते हैं। तो चलो हम देखते हैं परागण क्रिया की डेफिनेशन। परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर, परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर विभिन्न विधियों के माध्यम से उसी पुष्प या उसी जाति के अन्य पादप पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण क्रिया कहते हैं। अब बात करते हैं परागण क्रिया के प्रकार। परागण क्रिया कितने प्रकार की होती है, चलो देखते हैं। अगला टॉपिक होगा जो अपना, वो होगा परागण क्रिया के प्रकार। परागण क्रिया के प्रकार। परागण क्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है। परागण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, चलो उसके नाम लिखते हैं। नंबर 1 स्वपरागण और नंबर 2 परपरागण। स्वपरागण क्या होता है और परपरागण क्या होता है, चलो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। स्वपरागण का मतलब होता है स्वयं, और परपरागण का मतलब होता है, पर का मतलब होता है दूसरा। तो स्वपरागण क्रिया में परागकणों का स्थानांतरण किस प्रकार से होगा, परपरागण क्रिया में परागकणों का स्थानांतरण किस प्रकार से होगा। चलो अब हम इसे डायग्राम की सहायता से समझते हैं। तो हमने डायग्राम में दो पादप पुष्प बनाए, दोनों पादप पुष्प गुलाब के हैं, ठीक है। हम बात करते हैं सबसे पहले स्वपरागण के बारे में। स्वपरागण का मतलब होता है स्वयं। तो केवल हमने एक पादप का चुनाव किया, हमारे पास केवल एक गुलाब का पादप है, इस पर 3 गुलाब के फूल लगे हुए हैं। अब देखते हैं स्वपरागण में क्या होता है। स्वपरागण की जो डेफिनेशन होती है वो होती है, जब परागकणों का स्थानांतरण एक पुष्प या एक पादप पर लगे अन्य पुष्पों के मध्य होता है, तो वह क्रिया स्वपरागण कहलाती है। तो चलो डायग्राम में हमें किस प्रकार से देखते हैं। हमारे डायग्राम में 3 गुलाब के फूल लगे हुए हैं, एक पादप पर 3 गुलाब के फूल लगे हुए हैं। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा पहला गुलाब का पुष्प है उसके परागकण बाहर निकल गए। बाहर निकलने के पश्चात ये परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पुनः चले गए। एक क्रिया तो हमें ये देखने को मिली, ठीक है। अब दूसरी क्रिया इसमें हमें क्या देखने को मिलती है, हमारे पहले पुष्प के परागकण बाहर निकले, बाहर निकलने के पश्चात इसी पादप पर लगे अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर वो
चले गए। तो दो क्रिया देखने को मिली। तो हम कह सकते हैं कि स्वपरागण क्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है। स्वपरागण क्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है स्वयुग्मन, स्वयुग्मन, और दूसरी होती है सजात पुष्पी, सजात पुष्पी परागण लिख देता हूं मैं, सजात पुष्पी परागण। स्वपरागण मुख्यतः दो प्रकार से होता है, स्वयुग्मन और दूसरा है सजात पुष्पी युग्मन। अब स्वयुग्मन की जो परिभाषा क्या होगी? जब पराग कणों का स्थानांतरण एक ही पादप पुष्प के मध्य होता है, तो केवल एक पुष्प है उसके मध्य ही परागकणों का स्थानांतरण होता है, तो वह क्रिया कौन सी कहलाएगी? स्वयुग्मन। तो मैं छोटे अक्षरों में लिख देता हूँ, स्वयुग्मन क्या होता है? एक ही पुष्प, एक ही पादप पुष्प के मध्य, कह सकते हैं हम कि स्वपरागण की क्रिया एक ही पादप पुष्प के मध्य होती है, अर्थात एक पुष्प के अंदर ही परागकणों का स्थानांतरण जब होता है तो वह क्रिया स्वयुग्मन कहलाती है। अब बात करते हैं सजात पुष्पी युग्मन या सजात पुष्पी परागण। इसमें क्या होता है? जब एक पुष्प के परागकण उसी पादप पर लगे अन्य पुष्पों के मध्य, अन्य पुष्पों की वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं तो वह क्रिया सजात पुष्पी परागण कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि एक पादप पुष्प, एक पादप पर लगे पुष्पों के मध्य परागण। क्लियर है? समझ गए? सजात पुष्पी परागण एक पादप पर लगे परागकणों के मध्य जब परागकणों का स्थान होता है तो क्रिया कौन सी कहलाएगी? सजात पुष्पी परागण कहलाएगी। ठीक है, हमने आप अच्छे से समझा स्वपरागण की क्रिया। स्वपरागण क्रिया मुख्यतः दो प्रकार से, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण क्रिया। अब हम बात करते हैं परपरागण क्रिया। परपरागण क्रिया को भी हम डायग्राम की सहायता से अच्छे से समझ सकते हैं। हमने दो गुलाब पादप लिए, ठीक है। दो गुलाब पादप में हम क्या देखते हैं कि एक गुलाब पादप के परागकण उड़कर दूसरे पादप पुष्प पर, ये दूसरा पादप है, इसके पुष्प पर अगर वो चले जाते हैं तो वह क्रिया कौन सी कहलाएगी? परपरागण क्रिया। तो परपरागण की क्रिया एक ही जाति के दो पादप पुष्पों के मध्य होती है, तो वह क्रिया परपरागण क्रिया कहलाती है। डायग्राम में हमने क्या देखा? दोनों गुलाब की जातियां हैं, दोनों गुलाब के पादप हैं। इस गुलाब के पादप उड़कर दूसरे गुलाब के पादप की वर्तिकाग्र पर पहुंच गए, क्रिया कौन सी हो गई? परपरागण क्रिया कंप्लीट हो गई। तो अब हम इसकी परिभाषा क्या बता सकते हैं? जब परागकणों का स्थानांतरण एक ही जब पादप जाति के पुष्पों के मध्य होता है तो वह परागण परपरागण कहलाता है। ठीक है, आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करते हैं स्वपरागण की परिभाषा और परपरागण की परिभाषा तथा उनके मध्य अनुकूलन के बारे में। किस प्रकार के पुष्प होने चाहिए जो स्वपरागण की क्रिया को करेंगे, किस प्रकार के पुष्प होने चाहिए जो परपरागण की क्रिया को करेंगे। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो तो अब लिख लेते हैं स्वपरागण की परिभाषा नोटबुक में। जब परागकणों का स्थानांतरण एक पादप पुष्प या उसी पादप पर लगे अन्य पुष्पों के मध्य होता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण कितने प्रकार से होता है? स्वपरागण मुख्यतः दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा प्रकार है? स्वयुग्मन और नंबर 2 सजात पुष्पी युग्मन। स्वयुग्मन में क्या होता है? इस प्रकार की स्वपरागण की क्रिया एक ही पादप पुष्प के मध्य होती है, अर्थात एक ही पादप पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं तो वह क्रिया स्वयुग्मन क्रिया को परिभाषित करती है। जैसे मटर में पाई जाने वाली स्वपरागण की क्रिया। दूसरा है सजात पुष्पी परागण। इसमें क्या होता है?
इस प्रकार का स्वपरागण एक ही पादप पर लगे अन्य पुष्पों के मध्य होता है, अर्थात एक पुष्प के परागकण उसी पादप पर लगे अलग अलग पुष्पों की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। जैसे मक्का, ककड़ी आदि पादप पुष्पों के मध्य सजात पुष्पी परागण की क्रिया देखी जाती है। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स में लिख लीजिए। चलो अब हम बात करते हैं स्वपरागण क्रिया का क्या महत्व होता है और स्वपरागण क्रिया से क्या हानियां हो सकती हैं। तो अब बात करते हैं स्वपरागण का महत्व। स्वपरागण क्रिया का महत्व निम्न रूपों में होता है। जैसे इसमें परागण क्रिया सुनिश्चित होती है। हमें पता है एक पुष्प के मध्य परागण क्रिया होगी तो वो आसानी से संपन्न हो जाती है एवं परागकण भी कम खर्च होते हैं। नंबर 2, परागण क्रिया का उपयोग स्वपरागण क्रिया का उपयोग परागण की फेल सेफ विधि में होता है। जैसे सूरजमुखी में जो परागण क्रिया पाई जाती है वो फेल सेफ विधि द्वारा होती है, अर्थात परागकण उसी पादप पुष्प में निर्मित होते हैं और उसी पादप पुष्पी वर्तिका पर चले जाते हैं। तीसरी है, इसमें समयुग्मजी संतति का निर्माण होता है। समयुग्मजी संतति मतलब जैसे उसके पेरेंट्स जनक होते हैं उसी प्रकार की संतति उन्हीं गुणों और लक्षणों के साथ उत्पन्न होती है। अब स्वपरागण की हानियाँ, तो स्वपरागण क्रिया की कुछ हानियाँ भी होती हैं। जैसे इसमें नए लक्षण विकसित नहीं होते हैं क्योंकि संतति समयुग्मजी प्रकार की होती है। दूसरा, समय के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है, अर्थात जो संतति उत्पन्न होगी उसके गुणों और लक्षणों तथा संकर ओज में कमी हमें नजर आएगी। तीसरी है, विभिन्नता एवं वातावरण के प्रति अनुकूलन क्षमता में भी कमी नजर आएगी कि जो संतति उत्पन्न होगी वो नए वातावरण में आसानी से समावेशित नहीं हो पाएगी। तो आप इसे अब जल्दी से नोट कर लीजिए। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वपरागण क्रिया के लिए पुष्पों के अनुकूलन, इसके बाद परपरागण क्रिया के लाभ, परपरागण क्रिया की हानि और परपरागण क्रिया के लिए पुष्पों में पाए जाने वाले अनुकूलन। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन को भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू।